अगर आप 2021 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल सेट सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न रहता है। इसलिए अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक कर दीजिए, और यदि अपने संपूर्ण विषय का तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। और डेली हमारी इस चैनल पे वीडियो आती है तो डेली आप वीडियो को देखें। लगभग 7 बजे वीडियो को अपलोड कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद इस समय को चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि आपकी लाइव क्लास और लाइव टेस्ट चलने वाली है। और अभी फिलहाल जो है वो आपकी टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाइए, ज्वाइन होइए। और रात 8 बजे आपकी टेस्ट होती है, तो आप अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि ऐसी तैयारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत ऐसे कराने वाले हैं, वह सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है और कैसा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। लेकिन इसके पहले एक बहुत जरूरी बात बता दें कि अगर आपको संपूर्ण विषय का चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना है, यानी कि नोट्स, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है, तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। वहां पे आपको 49 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे भेजना होगा और आपको वहां पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो जाइए जल्दी से आप व्हाट्सअप कीजिए और वहां पे 49 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और यही मेरा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर है। आप इस पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद करके रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप गलती कर जाएं। आपको बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना नाम टाइप कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे और आगे के आने वाली वीडियो में उस प्रश्न को हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि 1 होते हैं, 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है वह 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम कौन कौन से होते हैं ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये लिखने के लिए भी आता है, 2 नंबर में लिखने के लिए भी आ सकता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, नियमों को लिखें। इस तरह से भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और यही ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को याद कर लीजिए। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है, ठीक है। इस तरह का ये 2 नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप हमें ये जरूर बताइएगा कि जब आपको खुशी मैम पढ़ाती है तो आपको ज्यादा समझ में आता है, या हम आपको पढ़ाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। इससे हमें पता चलेगा। तो आप हम क्लास को मतलब कि डिवाइड करेंगे कि खुशी मैम कौन सी क्लास लेंगी और हम कौन सी क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर किसी तरह की कमी भी है तो उस चीज को भी बताते रहिएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा ना। क्योंकि आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए जो है हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल। तो मतलब 2020 के बाद 2021 में जो है ना आपके लिए बहुत बेहतरीन करने वाले हैं ना। इसलिए आप बताते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो रही है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, मिलेगा, ठीक है। उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपकी टेस्ट हो रही है रात 8 बजे, ध्यान देंगे, रात 8 बजे आपकी टेस्ट होती है टेलीग्राम पे, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद से आपकी एक ऐप बनवा रहे हैं हम, और ऐप पे आपकी टेस्ट होगी, तो आप अपना टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। पूरी तैयारी हम आपको कराने वाले हैं, संपूर्ण तैयारी जो है हम आपको कराने वाले हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, या अभिलंब से दूर हटेगी, या सीधी रेखा सीधी निकलेगी, या परिवर्तित हो जाएगी। ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। और इससे आपको बताना है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण बताइए कि अभिलंब की ओर झुकेगी, या अभिलंब से दूर हटेगी, या सीधी निकलेगी, या परिवर्तित हो जाएगी। हम एक ही प्रश्न को 1 से 2 बार बोलते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे तरह से याद हो जाए, है ना, दिक्कत ना हो। मतलब एक ही वीडियो देखें और आपको याद हो जाए, ऐसा ना हो आप भटकते रहे, है ना। तो देखिए, आप एक क्लास को जो है वो आप कर लीजिए कि हाँ, हमें इस
चैनल से हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसी चैनल का वीडियो देखें, है ना, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी हमारा वीडियो देखें, कभी किसी और का वीडियो देखें, इससे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए कुछ दिन के बाद से या अभी ही आपको बहुत सारे मतलब लिखने के लिए मिल जाएंगे। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई बोलता है कि यही आएगा वही आएगा, मतलब गजब गजब का मतलब सब कोई लिखेंगे और इस तरह से आपको तैयारी कराएंगे। तो देखिए इस तरह भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक क्लास को, ठीक है, निर्धारित कीजिए कि हाँ हमको यही क्लास अच्छा है और हमको इसी क्लास की तैयारी कराना है, और उस शिक्षक पे आप विश्वास कीजिए कि आपकी पूरी तैयारी करा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम तो आपको पूरी तैयारी कराने वाले हैं। अगर आपको विश्वास है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके चैनल वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि बहुत बढ़िया क्लास है, आप भी इसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि वायु में प्रकाश करते हुए ये किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण जो होगी वह अविलंब की ओर झुकेगी, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर ज्यादा बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते करते तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बात होती रहती है तो इससे मजा भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएं एक जगह और वीडियो देख रहे हैं तो फिर इससे थोड़ा मजा नहीं आता। बात करते करते है ना बहुत बढ़िया आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, हम आपको इंटरटेनमेंट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास आएंगे, डाउट क्लास आपका संडे के 12 बजे दिन में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, संडे के 12 बजे दिन में आपको डाउट क्लास है। ठीक है, तो आप डाउट क्लास जो भी आपके मन में कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे बता दीजिएगा, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए दो तरह का प्रश्न इसमें आता है, एक आता है अपसारी, एक होता है अभिसारी लेंस। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको बता दें कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद करके रखिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है, एक वैसे तो हम एक प्रश्न को ही 1 से 2 बार पढ़ते हैं या बताते हैं या आपको बातों में मतलब कि घेर करके रखते हैं ताकि याद हो जाए। जो जो हम बात बोल रहे हैं कहीं यही बात हमारे याद हो जाए। ठीक है, उस समय तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर सर इस बात पे ये बताए हुए थे, तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन के माध्यम से हम चाहते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, तो इसमें हो जाएगा आपको अवतल लेंस हो जाएगा। अगर आपको अभिसारी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से पहले समझिए। किसी भी प्रश्न को जैसे जवाब देने के लिए, किसी भी प्रश्न को जवाब देने के लिए पहले प्रश्न को समझा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब को, बिंब का मतलब हो गया कोई भी मतलब की वस्तु हो गया, इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, मतलब वास्तविक हो और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, अगर कोई उत्तल लेंस है और उसके सामने जब हम रख रहे हैं तो उसे कहां रखना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमको पूछ रहा है। बोल रहा है कि लेंस के मुंह के फोकस पर रख दें, या लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर रख दें, या अनंत पर रख दें, या लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुंह के फोकस के बीच रख दें। ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो आपको बता दें हम कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पे रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका डी नंबर सही हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सही ही है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, और आपको अगर संपूर्ण विषय का जैसे कि नोट्स अगर लेना है, ठीक है, नोट्स का मतलब हो गया कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लेना है सभी चैप्टर वाइज, तो या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप आपको करेंगे तो आपको वहां पे 49 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आप वहां पे आपको दे दिया जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड करके आप आसानी से डेली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज है, बहुत अच्छे से जैसे टाइपिंग करवाए हैं हम उसे। ठीक है, बहुत मेहनत लगा हुआ है, कुछ खर्च लगा हुआ है और आपके लिए बहुत बेहतरीन बनवाए हुए हैं। तो लेना चाहते हैं तो 49 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। मेरा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर जो है वो 9801619013 है, जो कि पहले आपको बताए हुए हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वही मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। तो जिस माध्यम से करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो आपको संपूर्ण तैयारी हम तो ऐसे तो कराएंगे, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, कब क्वेश्चन कैसा लाएंगे कब कैसा नहीं लाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी सी पहले उसको ले लीजिए। ठीक है, लेकिन एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर प्रकार के क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है
कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है, मतलब वह है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो दृष्टि पटल हो जाएगा। दृष्टि जो पटल होती है उसी मानव नेत्र के वही भाग होता है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दृष्टि पटल पे, किस पे, तो दृष्टि पटल पे होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कई तरह की ऑप्शन दी गई होगी, तो इस ऑप्शन को आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन आर बाई साइन आई, है ना, कि यानी बट्टा। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी ऑप्शन कह रहा है कि साइन आई इंटू साइन आर, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि साइन आई प्लस साइन आर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा इस तरह का ऑप्शन जो है आपको घुमा फिरा करके दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप गलती कर जाएं। तो आपको तो गलती नहीं करना है ना, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं और हमारे चैनल से आप पढ़े हैं। 2020 में जो स्टूडेंट हमसे पढ़े थे ना, उन लोगों को बहुत मजा आया था और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे। ठीक है, और इस साल अगर आप टॉप करते हैं तो एग्जाम में, तो आपको हमारे तरफ से एक जो है ना स्मार्टफोन दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, स्मार्टफोन देने का हम सोच रहे हैं। तो तैयारी करते रहिए, किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप हमसे पूछते रहिए। जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक आपका कोई दिक्कत जो होगा वह क्लियर होगा नहीं। तो जो भी मन में डाउट्स है, अपने मन की बातों को मन में दबाकर मत रखिएगा। ठीक है, आप हमसे बताते रहिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, जो भी कहना है कहते रहिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बता दे कि म्यू का जो मान होता है वह क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, एक बार और प्रश्न को दिखा देते हैं कि प्रश्न क्या था। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। देखिए अपवर्तनांक यहाँ पे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, तो यही म्यू है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है और 7 में यही कह रहा है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो आवर्धन होता है, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि वस्तु कुछ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है, तो ये मात्र विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन इसका डी जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। और कई बार ये पूछा गया है और बहुत घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मात्र विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मतलब मात्र विहीन का मतलब होता है कि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है ना। यानी कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, जो तारा टिमटिमाता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। और ये जो प्रश्न है ये आपके 5 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है या 5 नंबर पूछा जाता है, तो इसका परिभाषा लिखना जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो ये सभी प्रश्न हम आपको कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, सभी प्रश्न आपको कराएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। और जो घटना आपको हम बताएंगे उस घटना का परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है, उसका परिभाषा क्या होता है ना। तो आपको बता दें कि तारों का जो टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन से होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो जाकर के वो तारे जो है वो टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। परिवर्तन में समझते हैं कि कोई प्रकाश जाती है और सीधी रेखा में किसी जो प्रकाश का परिवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जाती है और वह फिर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वापस लौट जाती है। ठीक है, और अपवर्तन के बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे, प्रकीर्णन के बारे में पढ़े होंगे, प्रकाश का बड़ विक्षेपण जो होता है उसका क्या होता है इसके बारे में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी तरह की वीडियो आपको मिलेगी। आप पढ़ाई करते रहिए, आज से ही पढ़ाई कीजिए। और आपको बहुत समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो अपलोड हो गई होगी, तो पूरी वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए अब बिहार बोर्ड में क्या होता है या कोई भी बोर्ड हो कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मतलब आप बताइए 10-15 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 15 साल तो नहीं हुआ, लगभग 10-11 साल से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो बुक में उतने ही प्रश्न है,
प्रश्न तो कभी बढ़ता नहीं है, उसी प्रश्न को क्या कहते हैं, घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि नहीं प्रश्न कैसा आएगा। दिक्कत करने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका वही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है जो बार बार पूछा जाता है। लेकिन हाँ, कभी इस साल इस प्रश्न को पूछा गया तो इस साल नहीं पूछा जाएगा, अगले साल पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न होता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते रहेंगे। और जो आपको हम पढ़ा देंगे ना, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको 100% है कि आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वह निम्नलिखित में से किसका मतलब किस पर निर्भर करता है। कह रहा है कि चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुक्रस्ट काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर, है ना। यानी कि सभी पर ये क्या होता है बताइए। तो आपको बता दें कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह इसमें जो तीन ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों पे होता है। यानी कि चालक की लंबाई पर भी होता है, चालक के अनुप्रकाश के क्षेत्रफल पर भी होता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पे भी होता है। यानी कि तीनों सही है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, एक डी नंबर दे दिया गया है, यानी कि उपयुक्त सभी। और एक आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दें, अगर किसी मतलब क्वेश्चन में अगर आपको उपयुक्त सभी या इनमें से सभी प्रश्न ऑप्शन दिया गया हो, या इनमें से दोनों, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया गया हो और उस प्रश्न को आपको पता नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, मतलब आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं आज ही आपको एक ट्रिक बता दे रहा है कि अगर ऐसे प्रश्न में आएगा तो उसको टिक क्या कीजिएगा, उसमें का उपयुक्त सभी टिक कीजिएगा, या इनमें से दोनों टिक कीजिएगा। मतलब कि 90% क्या होता है कि वही उत्तर सही होता है। जो उपयुक्त सभी दिया होता है 90% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि वही जो होता है ऑप्शन सही होता है। तो अगर उसमें पता नहीं हो तो, लेकिन अगर पता होगा कि नहीं इसका उत्तर ये नहीं ये होता है, तो उससे ही टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ की सवाल होती है और ऐसे घेस करके मत चले जाइएगा, कुछ भी मार करके मत चले जाइएगा। ध्यान से समझिए, हम आपको छोटा छोटा वीडियो देते रहते हैं, आपको बस इस तरह से तैयारी कराते रहते हैं ताकि आगे जाकर के परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और ये इंटर में भी पूछा जाता है प्रश्न, और मैट्रिक में भी पूछा गया है कई बार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है ये क्या बताना है, डायरेक्ट ये आप समझ लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट जो है आप यही समझिए कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो वाट होता है। यानी कि ऑप्शन जो होगा उसका ए हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा कि वाट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वाट होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का जो है वह अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न यही कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है, ये आपको बता देना है। बताना है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है, या वोल्टीमीटर का उपयोग होता है, या आमीटर का उपयोग होता है, या वोल्टामीटर का उपयोग होता है, ये आपको बता देनी है। तो आपको वैसे बता दें कि किसी विद्युत परिपथ के विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका नाम आमीटर है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तार जो है वह सत्य है। यानी कि कह रहा है कि जो हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं वह कौन सा तार होना चाहिए। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, मतलब कि क्या होता है उसमें, और प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, या प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, या प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों ही जो होता है वह कम होता है। तो आपको बता देना चाहेंगे हम कि फ्यूज तार के लिए जो निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है वह प्रतिरोध कम होता है और उसका गलनांक ज़्यादा होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम तथा गलनांक जो होता है वह अधिक होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख पा रहे हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। मतलब कि कौन जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसमें से
कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल आपको चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। बोल रहा है प्रश्न कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वह क्या होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आपको बता दें इसका उत्तर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आज, है ना। तो ये वीडियो छोड़ करके जाइएगा तो आपका नंबर भी आपसे छोड़ करके चला जा सकता है, क्योंकि इसी वीडियो से कम 4 से 10 प्रश्न 4-5 से मतलब लगभग 4-5 प्रश्न तो बन ही जाएगा आपके एग्जाम में। मतलब जितना बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब कि यहाँ पे इस वीडियो में आ रहा है। ठीक है, ध्यान पूर्वक बने रहिए। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है वह किसने किया था, ये आपको बता देनी है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए थे वह ऑस्टर्ड ने किए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा, ठीक है, स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आप ये अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे, ये हम अभी तक जान रहे हैं, मतलब जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तब। अगर कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ लिए होंगे। तो अगर पढ़ लिए हैं, पता है आपको, तो इसका उत्तर आप दे दीजिए कि निम्न में से कौन जैव पदार्थ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वह नहीं है। वैसे आपका इसका उत्तर बता देना चाहेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वह नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा ज्यादा प्रश्न है तो थोड़ा हमें जल्दी ही बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न कह रहा है, क्योंकि मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में थोड़ा सा समय लगेगा और मॉडल पेपर के ही अनुसार आपको अनुभव होगा कि हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से और कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से, देखिए कि प्रकाश से सबसे ज्यादा प्रश्न है, तो प्रकाश से सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में, है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ अम्ल छाव लवण से कुछ प्रश्न आ जा रहा है, कहीं कुछ से प्रश्न आ जा रहा है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किससे कौन सा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से बन रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये पूछ रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है ये आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसका परिभाषा आप याद करके रखिएगा। इसका परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे आपको हम इसका उत्तर बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपको क्यों होता है, आपको बता देना चाहेंगे। देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कई जगह अलग अलग दिया गया है। कोई बताते हैं कि द्विविस्थापन होगा, कोई बोल देते हैं कि कोई मतलब कोई और होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका उत्तर सही उत्तर आपको विस्थापन होना चाहिए, क्योंकि बोलता है विस्थापन अभिक्रिया कि वैसा मतलब कि अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na2SO4 है, तो यहाँ पे जो Ba है, Ba ये क्या किया है, देखिए यहाँ से हटा दिया है। क्या किया है, यहाँ पे Na था यहाँ पे और SO4 था, तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे Ba लग चुका है। ठीक है, BaSO4 लग चुका है, तो यानी कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको हटा दिया है। हटा करके वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से इसका विस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी होनी चाहिए। अगर दूसरा कोई थॉट है इसमें तो आप लगा सकते हैं या नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम भी पढ़ लेंगे। अगर कोई दूसरा आपको या कोई दूसरा टीचर आपको बताएंगे कुछ दूसरे तरह का कि इसका विस्थापन होगा, तो क्यों बताए हैं उनका भी बता दीजिए। हमारा तरीका जो है आपको बता दिए कि इसलिए विस्थापन होना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वह क्या होनी चाहिए। अम्लीय वर्षा जो होती है उसका जल का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वह क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये बताना है। यानी कि 5.6, 5.6 से कम, या 5.6 से अधिक, या 7.0, ये आपको बता देने हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है आपका वह 5.6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, 5.6। अब देखिए आपको वास्तव में बता दें कि 5.5 से 5.6 के 5.7 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 5.5 से 5.7 के लगभग बीच में होता है। तो इसलिए यहाँ पे 5.6 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बोल रहा है कि 5.6 से कम, तो कम तो होता नहीं है। ये बोल रहा है कि 5.6 से अधिक, तो अधिक तो होता नहीं है। और 7.0 कह रहा है, तो 7.0 होगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाना चाहिए, यानी कि सही ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। यानी कि NaHCO3 को आप किस नाम से जानते हैं यह आपको बता देना है। क्या इसे आप धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, या सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और अगला नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसे आपको याद करके रखना है। यह बायोलॉजी से प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब अपच हो जाए तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको बता देना है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, सभी नाम एक ही तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सही से सही ऑप्शन को चूज करना है और सही उत्तर आपको देना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी में है, क्योंकि समय थोड़ी मतलब कि ज़्यादा लग जाएगा आपके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको याद करके रखना चाहिए, या कोई मतलब किसी समय में हो जाता है ये घटना तो आप बता भी सकते हैं उसे। कह रहा है कि चींटी के डंक का एक अम्ल छोड़ देता है, मतलब चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो चींटी होती है वह जब काटती है तो क्या होता है, एक जलन जैसा होता है या दर्द होना शुरू हो जाता है। यह किस कारण होता है, मतलब इसमें क्या होता है? तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता देना चाहेंगे कि मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल भी याद करिए, क्योंकि कई जगह फॉर्मिक अम्ल दे दिया जाएगा, तो आप गलती नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बता दें कि मेथनोइक अम्ल होता है या मेथनोइक अम्ल आपके ऑप्शन में मतलब है ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको याद करके रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल भी इसका होता है, ठीक है। यानी कि मेथनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है? तो आपको बता देना चाहेंगे जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह टमाटर में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि CaSO4.5H2O, ध्यान से देखिए, CaSO4.5H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? यह किसका रासायनिक सूत्र है, ये आपको बता देना है। तो आपको बता देना चाहेंगे किसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.5H2O। तो CaSO4.5H2O जो है वह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न देखते हैं कि क्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिप्सम का भी सूत्र यही होता है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, क्योंकि इसमें 2H2O होता है, ठीक है। इसमें 2H2 होता है, लेकिन इसमें हाफ H2 दिया गया है। तो याद करके रखिएगा कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वह पारा होती है। क्या होती है जी?
तो पारा होती है, यानी कि ऑप्शन जो होती है वो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे आप याद करके रखिएगा कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच क्या होते हैं, त्रिअबंध होते हैं। तो आप इसे त्रिअबंध जो है वह याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब क्या करता है कि करंट देता है, ऐसा समझिए आम भाषा में। ठीक है, शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए कि जो सुचालक है यानी कि जो विद्युत का प्रवाह कर देता है। ठीक है, जो विद्युत का प्रवाह नहीं करता है कुचालक, जो विद्युत का प्रवाह कर देता है उसे सुचालक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। जो कार्बन होता है, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं आपको पता है, 6 होते हैं। कह रहे हैं कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो C6 होता है इसमें कितने होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है समाहित हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम इसे रखेंगे, जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इसे रख देंगे तो 2 तो हम लोग का सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन 4 अभी बाहर हो जाएगा क्योंकि 8 होता है। तो 8 तो है नहीं, तो बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको यहाँ पे 3 प्रश्न बता रहे हैं। 3 प्रश्न भी याद करके रखिएगा। कौन कौन प्रश्न, पहला प्रश्न तो आप मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए 3 होता है, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन जहां पे पूछेगा वहां पे ऑप्शन मार रहा है सी कि CnH2n। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्केन पूछ देगा। ठीक है, एल्केन वहां पे मारना है कि CnH2n+2, लेकिन जहां पे पूछागा कि अल्काइन वहां पे मारना है आपको ऑप्शन बी नंबर, यानी कि -2। एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं कि 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो, यानी कि 2 जोड़ दो, जोड़ दोगे किसमें, तो एल्केन में, किसमें, एन में। एल्केन, एन, एल्केन होता है ना, एल्केन। तो एल्केन क्या होता है, एन। ठीक है, तो एन में 2 जोड़ दो, इन में क्या करना है, एल्कीन, इन में क्या करना है आपको, 2 छोड़ दो, यानी कि 2 उसमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, यानी कि 2 छोड़ दो, एकदम उसमें रखो मत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और होता है एक अल्काइन, अल्काइन का क्या हो जाएगा कि 2 घटा दो, तो क्या हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आपने अपने मोबाइल स्क्रीन में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। कह रहा है प्रश्न कि सामान्य आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न रचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ठीक है, समान आणविक यानी कि जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि उसे में सजातीय श्रेणी में उसे रखेंगे, यानी कि सजातीय कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद करके रखिएगा कि मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए की परमाणु संख्या के। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, परमाणु संख्या के। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लंबा वीडियो हो गया है लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रही है, तो देख ही लीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ करके चले जाइए, छोड़ करके जाइएगा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और आगे जाइएगा ऐसा प्रश्न आपके आज एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप सोच में पड़ जाइएगा। ठीक है, और कई ऐसे वीडियो हमने देखा जिसमें
कई तरह की गलत गलत आंसर बताया जा रहा है, मतलब कई लोग, ठीक है, एक दो गलती होती है वो हम मानते हैं, लेकिन किसी का वीडियो मैंने देखा, किसी किसी का देखते हैं, कभी कभी हम भी देख लेते हैं, तो देखते हैं उसमें बहुत सारे आंसर गलती रहता है, तो हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट को ऐसे में आकर के आगे जाकर के थोड़ी सी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखे रहिए और जो आपको सही बताते हैं, जो आपको अच्छे से तैयारी कराते हैं, बस वही करिए, ऐसा नहीं कि भटकते रहिए, ठीक है। और टेस्ट आपको रात 8 बजे हो रही है, तो रात 8 बजे आपको नहीं भूलना है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी टेस्ट फिलहाल के लिए हो रही है, ठीक है। चलिए आपको बता दें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है यही कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, कई बार ये पूछा गया है और कई जगह ये दिख रहा है इसका गलत गलत उत्तर दिया जा रहा है। आपको बता देना चाहेंगे इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि समूह होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, और हम आपको जो भी प्रश्न आपको बताएंगे ना यूट्यूब पे, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वह इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं छोड़ करके चले जाइएगा, फिर आपको आगे परेशानी होगी तो कहिएगा कि नहीं थोड़ा सा हमें ये नहीं था सर, हम फेल कर गए सर, हमको नंबर नहीं अच्छा आया, फिर आगे सवाल नहीं बाबू, क्योंकि आज ही पढ़ लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और भटकिए मत, ठीक है। आप एक जगह स्थिर हो जाइए, एक चैनल को चुनिए, और जिस तरह आप कोचिंग एक ज्वाइन करते हैं उसी तरह एक चैनल ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ज्वाइन हो गया हुआ है, यानी कि आप हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं। तो नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। कह रहा है अगला प्रश्न कि अम्लराज में सांद्र HCl, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। ये आपको बताना है कि अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात जो होता है क्या होता है। तो अनुपात आपको बता दें कि 3:1 होता है, यानी कि 3:3:1 होता है, यानी कि 3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न यही कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरा पौधा होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हरा पौधा जो होता है वह स्वपोषी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे भी उपयुक्त सभी दिया गया है, यहाँ पे भी सही दिया गया उपयुक्त सभी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा आंसर, यहाँ पे होगा स्वपोषी हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिक बताए थे, लेकिन आपको बताए थे कि जब आपको साफ याद नहीं होगा, मतलब एकदम याद नहीं होगा, तब आपको करना है, नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सही उत्तर को टिक करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है बाबू, तो जो अपने आप भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांगुल क्या कहलाते हैं, ठीक है। रसांगुल को देखिए दो तरह से नाम बताया जाता है, एक तो आप इसे कह सकते हैं श्वांगीकरण, और एक इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं भिलाई। याद करके रखिएगा, भिलाई नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक भिलाई भी इसे कहा जाता है, याद करके, ये कहीं पे आपको भिलाई दे दिया जाएगा ऑप्शन तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद करके रखिएगा कि या तो स्वांगीकरण कहा जाता है या तो भिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो भिलाई कहा जाता है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वह क्या है, यानी कि अमीनो अम्ल है, वासा अम्ल है, या इथाइल अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं है। ये आपको बता देना है। 36 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बता देना है, ठीक है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि पादप अनाक्षी श्वसन में अंतिम जो उत्पाद है वह इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डाउट्स है, ठीक है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या कंफर्म होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन इसका उत्तर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि पौधों में जो होता है जल का जो परिवहन होता है, देखिए मिट्टी से जो, देखिए जाइलम का कार्य आपको समझा देते हैं। तो जाइलम का कार्य यही होता है कि मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को कहाँ लेकर जाना, पत्तियों तक ले जाना, पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का कार्य होता है। मतलब जाइलम का कार्य बस इतना ही होता है कि नीचे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को लेकर के कहाँ पे पहुंचा देना, पत्तियों तक पहुंचा देना, बस इतना हो गया जाइलम का कार्य। और फ्लोएम का यही कार्य होता है कि पत्ती में जो तैयार भोजन होता है उससे क्या करना, पौधे के पूरे भाग में पहुंचा देना, उसे फ्लोएम कहते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाना चाहिए, क्योंकि यह बोल रहा है कि पौधे में जल का परिवहन, यानी कि जल आपको बताए कि जल तथा खनिज लवण किसके द्वारा होती है, तो जाइलम के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। जो खुला परिवहन तंत्र होता है वह किस में पाया जाता है, बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में या तितली में। तो आपको बता देना चाहेंगे खुला परिवहन जो तंत्र होता है वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पक्षी में पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर यही प्रश्न है कि इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पादप उत्सर्जी यानी कि पादप के द्वारा कौन उत्सर्जित नहीं किया जाता है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा, स्टार्च जो है वह पादप का उत्सर्जी कोई पदार्थ नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो बता दें कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इन उपयुक्त सही इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी में है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, हम देख रहे हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनमें कौन जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, तो यदि इसका उत्तर आपको पता है, जो भी उत्तर पता है तो आप बताते रहिए। वैसे इसका उत्तर आपको हो जाना चाहिए ऑप्शन डी कि थायराइड ग्रंथि। कौन है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला नंबर जो प्रश्न है वो अगला नंबर ये प्रश्न बोल रहा है कि इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। कौन जो है वह फल को पकाने में प्रयुक्त होता है, ये आपको बता देना है। और बहुत ही बढ़िया जो है ये प्रश्न है। तो एथिलीन जो होता है वह फल को पकाने में जो होता है वह सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि इंसुलिन की जो कमी से होता है वह मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जाएगा, क्या इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कह रहे कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, तो ईस्ट जो होती है, आप पढ़े होंगे इसके बारे में, तो ईस्ट में जो होती है वह मुकुलन होती है। ठीक है, मुकुलन अलैंगिक जनन होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है उस निषेचन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया को हम कहते हैं कहाँ होती है, सॉरी प्रश्न कह रहा है कि कहाँ होती है, वही तो हम देख रहे थे ध्यान से ऑप्शन क्या क्या दिया गया है ना। कह रहे हैं कि कहाँ पे होती है, तो देखिए वो फैलोपियन नलिका में होती है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह डी सही हो जाएगा। क्या होगा, फैलोपियन नलिका में होती है। क्या होती है, तो फैलोपियन नलिका में होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि आनुवंशिकता के पिता कौन कौन कहे जाते हैं। जो आनुवंशिकता के पिता उन्हें कौन कहा जाता है जी, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आनुवंशिकता के पिता के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, इतनी अच्छी प्रश्न है। आपको पता है कि मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको पता है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसके उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवमंडल मौल जीवमौल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह क्या होता है। जीवमौल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि ये सूर्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और अब क्या यह लास्ट प्रश्न है और यह मॉडल पेपर रहा और इसी तरह का मॉडल पेपर यानी कि इस तरह का प्रश्न रहेगा जिसमें से 48 में से लगभग आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना होता है, लेकिन आपको 48 में 48 प्रश्न का जवाब बताए और इस तरह आपका जवाब जो होगा वह क्या होगा आपको देना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी है ये है कि आप लोगों का जो जवाब देना होता है यानी कि एग्जाम में तो कम ही देना होता है। ठीक है, यहाँ पे 48 में प्रश्न कह रहा है कि लास्ट प्रश्न कह रहा है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो डार्विन ने लिखी है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको 48 प्रश्न बताया और इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। अगर आप संपूर्ण विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। आपको एक भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जो हमको छोड़ देंगे, मतलब बहुत बेहतरीन आपको तैयारी कराने वाले हैं। और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको पहले बता दिया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, या टेलीग्राम सर्च कीजिए और जाइए वहां से ज्वाइन होइए, अपना टेस्ट दीजिए, तैयारी अच्छे कीजिए। कोई भी प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करते रहिए और पूछते रहिए। और उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अब बता सकते हैं कि हाँ, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, या खुशी मैम आपको साइंस पढ़ाती है तो वो अच्छा लगता है, या आप हमें ये भी बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके पहले कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से, जो वीडियो के प्लेलिस्ट है यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में आपके बहुत सारे वीडियो मिलेगी, जाइए वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।